संविधान ने मुझे आजादी तो दी है सवाल पूछने का, और हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया था कि सवाल पूछने पे FIR होगा। जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है वहाँ पे नेहा सिंह राठौर का बोलना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष कुछ गलत कर देता है तो नेहा सिंह राठौर चुप हो जाती है। कोई गा रहा है लहंगा उठा दे रिमोट से, कोई गा रहा है लगाई दे चोलिया के मुंह राजा जी। भाषा के साथ बलात्कार करने का हक किसने दिया आपको? पार्टी में शामिल ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये इतना गंदा गंदा गाना गाए थे। ठीक है, आप बेरोजगार हैं, बर्तन धो करके खाइए, समाज में गंदगी फैलाने का हक किसने दिया आपको? एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये जो भोजपुरी के 2-4 ठो ये चिंटू हैं ये नहीं रहेंगे। नेहा सिंह राठौर इन लोगों से नहीं डरती है। मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे एक लड़के से प्रेम भी हो गया। ओह इसके बाद बहुत मार खाई हूँ। हमको तो खूब एकदम ढोल की तरह बजाया गया, इधर से आते कोई मार दिया। क्या कर रही है? झगड़ालू भी थी थोड़ी सी मैं, थोड़ी एक तो आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार, मनोज तिवारी के ही ऑपोजिट आपको खड़ा किया जाएगा। मैं नेहा सिंह राठौर। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मैं हूं निहारिका और हर थर्सडे 8 बजे मैं आपको मिलवाती हूं एक शानदार कलाकार से। आज सोशलाइज पर है एक जिद्दी और बेबाक लड़की। इनसे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि ये किसी से नहीं डरती हैं। वेलकम ऑन सोशलाइज नेहा सिंह राठौर। कैसी हैं आप? शुक्रिया निहारिका जी, एकदम अच्छी हूँ। थोड़ा सा गला खराब है, एकदम अच्छी हूँ से पहले मैंने ये बोलना अच्छा जरूरी समझा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुझे जानना है ये ऐसी बेबाक, धाकड़, मनमौजी लड़की होने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? फायदे और नुकसान, अरे महाराज इस पे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। आप दूर से देखती होंगी तो आपको ज्यादा नजर आता होगा। मुझे तो ऐसी पावरफुल लड़कियां और औरतें बहुत इंस्पायर करती हैं कि यार जो करना है ना कर लो, जब आप कर लेते हो तो हो जाता है। हाँ बात सही है। देखिए उससे पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि मैं इतनी जिद्दी या थोड़ी विद्रोही टाइप की लड़की में बनी कैसे, मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि हम लड़कियां हैं, अभी बताया कि आप लखनऊ से आती हैं। हाँ। और बहुत बेसिक चीजों के लिए हम लड़कियों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है लड़कों की अपेक्षा। जैसे अगर मैं अपने घर की ही बात करूं, मुझे याद है पिछली बार भी यहीं पे एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेरा भाई बड़ा नाराज भी हो गया था ये कह के कि तुम जाकर के मीडिया में मेरे बारे में ऐसा बोल देती हो। मम्मी भी नाराज हो गई थी। पर अगर मैं थोड़ा सा जो विद्रोही हूँ कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, कोई मतलब अब दबा नहीं सकते हैं ना मेरी आवाज को। और भी बहुत सारी चीजें, आवाज दबाने की रही बात तो वो तो मुझे ताकत संविधान से मिलता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम सवाल कर सकते हैं बिना डरे। दूसरी चीज, मैं थोड़ा विद्रोही बच्चा हूँ, मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी उदंड हूँ क्योंकि बचपन से ही अब जैसे मुझे बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया गया तो मैं झगड़ा कर लेती थी अपने घर पे। नहीं मैं क्यों नहीं जा सकती, भैया क्यों दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे अवसर नहीं दिया गया। या फिर अगर दाल में मम्मी भैया के घी डाल रही है, मेरे दाल में घी नहीं डाल रही हैं। हाँ। तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे से वो चीज मैं इग्नोर कर दूं। दीदी तो फिर भी, मेरी दीदी थोड़ी शांत थी, वो इग्नोर कर सकती थी, पर मैं नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी तुम 2 टाइप करती हो, भैया को ज्यादा मानती हो। वो चीज मुझे लगता है कि वहीं से आया है। हाँ। इसके बाद अगर मेरे गीतों की अगर आप बात कर रही है कि मैं मजबूती से अपनी बात रख पाती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत मुझे इस देश के संविधान से मिलता है जिसने मुझे आज़ादी दी है बोलने, रहने, पढ़ने, लिखने, घूमने, मनपसंद लड़का से ब्याह कर लेने, मंदिर जाने, मस्जिद जाने, चर्च, गुरुद्वारा, सब कुछ करने के लिए वो आज़ादी है हमें। तो वो ताकत संविधान से मिलती है। तो मुझे लगता है कि सवाल करने का हक संविधान ने हमें दे रखा है, तो सवाल होते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि बदले में तो मुझे बहुत परेशान किया गया। दूसरी चीज़ कि जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो मैं इन चीज़ों को फिर चुनौती की तरह लेती हूँ। जैसे मुझे पता है कि मैं सही हूँ, इसके बावजूद अगर आप मेरे ऊपर FIR कर देंगी या कुछ और बदमाशी करेंगी तो हूँ तो इंसान ही ना यार। गुस्सा मुझे भी आता है, क्या भाई ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है अभी तो हम थोड़ा सा मतलब बहुत तल्ख नहीं हुए थे, लेकिन अभी तो हम और अच्छे तरीके से आपको अपनी भाषा में जवाब देंगे। क्योंकि आप बेमतलब का मुझ पे FIR कर दे रहे हैं, बेमतलब का नोटिस पहुंचा दे रहे हैं, बेमतलब का मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो हूँ तो इंसान ही ना यार। रिएक्शन तो यहाँ से भी आएगा ही ना। तो मेरा रिएक्शन मेरे गीत के माध्यम से आता है। हाँ। उसके अलावा नेहा सिंह राठौर पर अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं
और कहते हैं कि सवाल उनके सिर्फ जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के बारे में है, सिर्फ उन्हीं लोगों से है। अगर विपक्ष कुछ गलत कर देता है तो नेहा सिंह राठौर चुप हो जाती हैं, तब वो कुछ बोलती नहीं है। बिल्कुल गलत आरोप है। मैं ये सबसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग खुद बताइए कि प्रधानमंत्री इस देश का कौन है और किस पार्टी का वो नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी हैं ना, जो भाजपा से हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हिंसा हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश की मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो अलग बात है, पर बतौर कलाकार, बतौर एक लोक गायिका मैं उस आवाज को तो उठाऊंगी। तो जब मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री जी और संदेश खाली जाते हैं, तो हम तो पूछेंगे ना भाई कि आप तो बहुत कहते फिर रहे थे कि मणिपुर आपका जो है परिवार है, बड़ा पुराना रिश्ता है आपका मणिपुर से। तो संदेश खाली जब आप जाते हैं और मणिपुर नहीं जाते हैं तो सवाल तो आपसे होगा ही। और सवाल हमेशा मुझे लगता है कि सत्ता से ही पूछना चाहिए। विपक्ष जिसका हालत अभी आप खुद ही देख रही हैं, मैं क्या पूछ लूं सवाल भाई। उनसे मैं सवाल पूछने की खुद ही स्थिति में नहीं हूँ। अगर भाजपा को ये लगता है कि मैं उनसे ज्यादा सवाल कर रही हूँ, मेरा यकीन मानिए आप विपक्ष में आ जाइए, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। इलेक्शंस आने ही वाले हैं और इस बार बीजेपी ने कहा है कि 400 पार हो जाएगा। लग रहा है आपको? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये मेरा फील्ड नहीं है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, चुनावी वादे सभी करते हैं, पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, चुनावी जुमले दिए जाते हैं या जनता को एकदम कॉन्फिडेंस में लेने का, या खुद ही को मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में लेने का ये तरीका है कि अब की बार 400 पार और ये सारी चीजें, वो उनका अपना एजेंडा है। मुझे नहीं लगता मुझे इस पे कुछ कहने का मतलब है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा राम मंदिर एक मुद्दा बन गया। राम मंदिर से सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग इस बात से खुश थे कि रामलला वापस आए हैं, लेकिन जिस समय पर ये सब कुछ हुआ उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हुई जिस टाइमिंग पे हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि मंदिर पूरा बना नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, ये सवाल भी उठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ। तो आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल इवेंट था? बिल्कुल पॉलिटिकल इवेंट था, और राम जी के नाम पर ही चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें पॉलिटिकल ही हैं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो मोदी जी की जो आदत है हर बात में श्रेय ले लेने की, तो जो मणिपुर में हुआ उसकी भी जिम्मेदारी ये उनको लेना चाहिए। या जो जंतर मंतर पे बेटियां प्रदर्शन कर रही थी कि उनके साथ जो भी चीजें गलत हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत सारे लोग होंगे जो इस बार इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें पहली बार वोट डालेंगे। उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका कोई मैसेज है, कोई गाना आप गाना चाहें उनके लिए या कुछ बोलना चाहें? 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी एक इतने खराब गले से। अरे ए चाची ए चचा ए काकी कक्का सुना मोर भैया ना, अरे वोट देवल अधिकार ह तोहार तो वोट देवे जइहना। फिलहाल मैं यही सुना सकती हूँ, आपको बहुत मोटी आवाज लग रही है मेरी। अच्छा नेहा, मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एक चीज जो मैंने सब में कॉमन पाई है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, मैं हूँ नेहा सिंह राठौर। क्या ये जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर्ड है? अरे यार मैंने जितनी बार देखा मुझे लगा कि हो सकता है एक वीडियो में हो सकता है 4 वीडियो में हो, मगर जब 400 वीडियो जेम्स बॉन्ड, ओह मैं क्या कहूँ, पता नहीं इंस्पायर्ड जैसा कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो कुछ लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही पता नहीं, ऐसे मैं नेहा सिंह राठौर ऐसे बोलना मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मेरी जीभ थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो मैं बोलती मैं नेहा सिंह राठौर, पता नहीं कहीं से मतलब इंस्पायर्ड नहीं है। हाँ लेकिन ठीक कहा आपने, सभी कहते हैं, सब वीडियोस में है, सब वीडियोस में। मैंने देखना शुरू किया, मैंने हो सकता है 1 में हो सकता है 2 में हो सकता है फ्लो पकड़ा जा रहा हो, मगर सारे वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर, हाँ ऐसे ही बोलती है। ऐसे ही है ना? ये ठीक नहीं लगता है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक लगता है। एक होता है ना कि इंसान का एक स्टाइल बन जाता है, वो आपका स्टाइल बन चुका है। अच्छा अच्छा नेहा, आप बता रही थी कि बचपन में एकदम जिद्दी किस्म की कि हर चीज पे नजर रहती थी और जो चीज अपने पसंद की नहीं है या अपने आप को विचलित कर रही है उस चीज पे सवाल उठा दिया। कैसा रहा बचपन? माँ बाप, कहाँ पली बड़ी, पढ़ाई लिखाई? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे बचपन में बहुत सारा थप्पड़ है, बहुत सारा मम्मी का मार है। मैंने कहा ना कि हर चीज के लिए मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। फिर बचपन की तो मैं क्या क्या आपको बातें बताऊं। मुझे
13-14 साल की थी। मैं गांव से आती हूँ और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आती हूँ। अब फिर मेरा भैया देखेगा, आप लोग सवाल पूछ देते हैं बचपन की बात। मेरे बचपन में मेरा भैया है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा, यही 3-4 लोग हैं और एक मेरा छोटा सा घर है और वहीं पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मैं वहीं पीछे पहुंच जाती, फिर मेरा भाई इंटरव्यू दे, भैया माफ़ कर देना, अब जो है वो मैं एक बार जो बोल के फंसी हूँ, मुझे हमेशा अब ये चीज़ बताना ही पड़ता है। बचपन में देखिए क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं झगड़ा भी करती रही हूँ कि नहीं ये, मैं पता है क्या कहती थी, मम्मी जब मुझे बहुत पीटती थी तो मैं पापा से कहती थी, पापा दूसरी मम्मी ला दो, दूसरी मम्मी ला दो, ये मम्मी मुझे बहुत पीटती है। दूसरी चीज़, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे बड़ा जीन्स पहनने का मन हुआ। हाँ। और मेरे भाई को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि भाई तुम जीन्स पहनोगी, लड़कियां जीन्स नहीं पहनती है। मेरी माता जी भी भाई को ज़्यादा सच में मानती थी। हाँ। अभी भी मेरा उन लोगों से हो ही जाता है। थोड़ी सी जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एक लड़के से प्रेम भी हो गया। मतलब अब देख रही हैं, अब मेरी दीदी की शादी अरेंज मैरिज थी, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे एक लड़के से प्रेम भी हो गया। अब प्रेम हो गया तो भाई ओह इसके बाद बहुत मार खाई हूँ। पता किसको चला सबसे पहले? पता मम्मी को चला था, टंकी के पीछे छुप के बतिया रही थी। फोन वोन मार के तोड़ ताड़ दिया गया था महाराज। बड़ा तब लगता था बड़ा बुरा समय है, पता नहीं कब बीतेगा। अभी लगता है ठीक है, अभी सभी खुश हैं, मैं और हिमांशु खुश हैं, मुझे आगे बढ़ता देख मेरी मम्मी पापा और भाई भी खुश हैं, सभी खुश हैं। हाँ। दोनों परिवारों में बड़ा भी प्रेम है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो इतनी सारी चीजें मतलब मधुर नहीं थी, रिश्ते भी इतने मधुर नहीं थे, बहुत थप्पड़ पड़ी थी, मार के फोन वोन भी मेरा तोड़ दिया गया था, बहुत कुछ हुआ था, बहुत झगड़ालू भी थी थोड़ी सी। मैं कहा तो मैंने कि थोड़ी अच्छा अपनी बुराई कोई नहीं करता है। भैया की बुराई करेंगे। भैया का कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो बताएगा कि ये कितनी बदमाशी। अगली बार आपको और आपके भैया दोनों को साथ बैठाएंगे। हाँ मैं थी थोड़ी सी, मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि ये जो मेरा हक है, हाँ। मुझे उस हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर मुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए। हाँ। अगर मैं प्रेम आपको करती हूँ तो मुझे आपसे ब्याह कर लेना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। हाँ। जिस चीज पे मेरा हक है वो मुझे चाहिए, आप बदले में क्या कर सकते हैं। माता जी मेरी बहुत सख्त है तो 2 थप्पड़ मार सकती है, क्या हुआ, तो मेरी माता जी हैं। कभी इस चीज को लेकर के मैंने अपना पीठ हमेशा से मजबूत किया था। मुझे पता ही था कि ये चीजें होंगी। भैया है, हाँ। 2 थप्पड़ मार दिए तो क्या मेरा भैया नहीं है, तो मेरा भाई है। 2 थप्पड़ मार कर आना तो अपने घर परिवार में लगा रहता है। बच्चों को तो हमको तो खूब एकदम ढोल की तरह बजाया गया, इधर से आते कोई मार दिया, क्या कर रही हो, पढ़ना लिखना नहीं है, क्या कर रही है। तो वो तो बचपन से ही मैं ट्रेंड हुई थी। क्या एज डिफरेंस है आपके और आपके भाई में? भैया में और मुझ में अंतर क्या है? हाँ। मुझे लगता है कि मेरा भाई अब जाकर के थोड़ा सा लोकतांत्रिक हुआ है। एज डिफरेंस क्या है आप दोनों में? 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़े हैं। भैया ना थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पारंपरिक सोच का लड़का। जैसे उसको अगर आप सूट में नहीं हो, पहले था ये, अभी नहीं है। अभी तो उसकी भी शादी हो गई तो मैं भी कहती हूँ क्यों बदल गए ना। उसकी शादी हो गई तो अभी बहुत ठीक है चीजें। हाँ। मतलब उसको ये लगता था कि टाइट जींस पहन करके तुम नहीं जा सकती हो, या फिर उस तरीके से उसका रहता था विरोध। पर अभी चीजें ठीक हो गई हैं। अच्छा, भोजपुरी को आपने बचाने की बहुत कोशिशें की हैं। बहुत सारे लोगों पे आपने एकदम तीर कमान छोड़ दिए, खुल के बोल दिया, लोगों के मुंह फूल गए। और ऐसे लोगों के बारे में आपने बोला है जिनके सामने लोग चू नहीं करते थे, बोलना ही नहीं चाहते थे, वो उस टॉपिक को छूना नहीं चाहते थे। तो कैसी रही है जर्नी पूरी? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से दिमाग में आया यार ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ, और अब मैं बोलूंगी? बिल्कुल ठीक। देखिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि मैं गांव की लड़की हूँ। हाँ। और मैं बिहार में भभुआ जिले से आती हूँ, जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोला जाता है। भोजपुरी को लेकर के कभी मेरे घर में वो गंदे गीत तो बजे ही नहीं है, वो कैसेट आता ही नहीं था मेरे घर पे। हमारे यहाँ भजन अजन टाइप, मम्मी कहा तो वो बहुत धार्मिक महिला थी। दूसरी चीज की आप नहीं सुन रहे हो लेकिन ट्रैक्टर में बजता दिख जाएगा। हल जोतता हुआ किसान जो है ट्रैक्टर में बज रहा है, टेम्पू में बज रहा है, पान के दुकान पे बज रहा है, बस में बज रहा है, चौक चौराहे पे बज रहा है। अब हम बस से यात्रा, एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं बस से यात्रा कर रही थी, मैं शायद लखनऊ इलाहाबाद आ रही थी अपने पापा के साथ। मोहनिया से मैं बैठी, इतना गंदा गाना बज रहा था कि मैं बड़ी थी यार, 15-17 साल की लड़की थी। भोजपुरी जो समझती है उसको ये जो आपका डबल मीनिंग वाला गाना है ना समझ में आता है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मेरे पिताजी भी बड़े शर्मा रहे थे। लास्ट में मैंने जा करके बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसने पता है क्या बोला,
इतना तुमको दिक्कत है तो गाड़ी रिजर्व करके आया जाया करो। ऐसे जवाब मिलते, तो बड़ा मुझे क्रोध आती थी उन सब चीजों से। दूसरी चीज ये कि मेरा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, मैं उसकी भी बात करूंगी। पहला इंटरव्यू मैंने जो ईटीवी पे दिया था, वो भी भोजपुरी बचाओ आंदोलन को लेकर के ही था। मैंने पहला गीत एक लिखा स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। वो इसलिए ही लिखा क्योंकि बड़ा जरूरी लगने लग गया था यार। भोजपुरी में आए दिन मैंने देखा कि अब नाम किसी का भी मैं नहीं लूंगी, फलानवा ढिमकनवा चिलनवा, कोई गा रहा है लहंगा उठा दे रिमोट से, कोई गा रहा है लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी, कोई गा रहा है गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी। तो मुझे लगा यार, मतलब एक भोजपुरी भाषी होने के नाते, भोजपुरी भाषा के प्रति सेंसिटिव होने के नाते मुझे ये लगा कि अपनी भाषा में चल क्या रहा है। अपनी भाषा तो ये नहीं है, भिखारी ठाकुर की भाषा तो ये नहीं है, महेंद्र मिश्र जी तो ऐसे गीत कभी नहीं लिखे। भोजपुरी में तो रोजगार के गीत लिखे जाते थे, भोजपुरी में तो अंग्रेजी शासन से सवाल करते हुए गीत लिखे जाते थे। ये अपनी भोजपुरी को क्या हो गया है? भोजपुरी भाषा में तो जन जागरूकता के गीत लिखे जाते थे, बेरोजगारी महंगाई के गीत लिखे जाते थे। तो मैंने शुरुआत की कि भाई अभी ये वक्त बड़ा जरूरी हो गया है, तो ये जिम्मेदारी मैंने खुद से ली है। किसी ने, 4 लोगों ने मुझे चुन के ये जिम्मेदारी नहीं दी कि जाओ अब तुम आज से लोक गायिका हुई और अब तुम लोक की बात करोगी। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि इस दौर में बहुत सारे कलाकार सत्ता की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस वक्त बड़ा जरूरी हो गया है भोजपुरी को बचाने के लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी बचाओ आंदोलन में मैं अकेला चना हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ जो इस वीडियो को देखेंगे कि आइए आप मेरे साथ, और मेरे साथ आप खड़े होइए। मेरे साथ सच में कोई नहीं है। आप किसी से बोल दो, एक लड़की है मेरी दोस्त है, मैंने उसको बोला कि यार तुम मेरे साथ हो, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, जो बहुत पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार टाइप के भैया हैं। हाँ। उनके साथ मुझे गाना गाना है, फीमेल वाला जो वॉइस होता है, तो हाँ। उसमें मुझे गाना है। मुझे थोड़ा मसालेदार नहीं गाऊंगी तो यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ना लहंगा चोली टाइप नहीं होगा तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो बड़ा कभी कभी मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ यार कि मैंने किया जाए। सच में एकदम से ये लोग निरुपाय कर दिए हैं लोगों को कि क्या किया जाए। लेकिन मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा निहारिका जी, और मैं डे 1 से मैं ये कहती आई हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये जो भोजपुरी के 2-4 ठो ये चिंटू हैं ये नहीं रहेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरे साथ आइए। और दूसरी चीज, भाजपा को मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार इसलिए मानती हूँ, मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, अभी भी कह दे रही हूँ कि फटाफट खोल के दिखाओ। मनोज तिवारी जी को अगर टिकट दिया जाएगा तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से गाने वाले, नाचने वाले। रवि किशन जी को अगर टिकट दिया जाएगा, या रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में वहाँ उमा के पढ़ाई और लहरिया लूटा ए राजा फेम, निरहुआ जी को अगर टिकट दिया जाएगा, और इसके बाद गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी, और भी बहुत एक से बढ़ के बंगाल के माल ले आए टाइप फुअड़ गीत गाने वाले पवन सिंह जी को टिकट दिया जाएगा तो मैं तो बोलूंगी। मुझे नहीं पता कितने लोग सत्ता की डर से चुप हैं, या कितने लोगों को ये लग रहा है कि अगर मैं बोल दूंगा या मैं बोल दूंगी तो फलाना जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है, फलाना जगह जो महोत्सव हो रहा है उसमें मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तो डरते होंगे वो लोग। नेहा सिंह राठौर इन लोगों से नहीं डरती है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर को पता है ये कैसे लोग हैं। ये निर्लज्ज और छिछोरे लोग हैं। जो व्यक्ति लहंगा से रिमोट उठाने की बात कर सकता है 2 पैसा के लिए, ठीक है आप बेरोजगार हैं, बर्तन धो करके खाइए। समाज में गंदगी फैलाने का हक किसने दिया आपको? भाषा को गंदा करने का, भाषा के साथ बलात्कार करने का हक किसने दिया आपको? और अगर आप ऐसे हैं तो सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बस इसलिए कि आप उसी सरकार से, उसी पार्टी से हैं। ये बहुत गलत बात है। बतौर भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा के प्रति एक सेंसिटिव और जागरूक होने के नाते मैं सवाल करूंगी और जरूर करूंगी। ये बहुत गलत बात है। ये लोग, एक देह के साथ बलात्कार होता है और एक होता है बलात्कार भाषा के साथ। ये जो मनोज तिवारी जैसे लोग हैं, फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले, और मनोज तिवारी जी के 2-4 गीत मैं आपको सुनाऊं। अभी तो मैं ट्विटर पे लगातार एक्टिव हूँ। अगर आप निहारिका जी भोजपुरी समझती होंगी तो शर्मा जाएंगी, पल्लू कर लेंगी इतने गंदे गंदे गीत। ये लोग जो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, सरस्वती पूजा में गंदे गंदे गीत बजाते हैं भाई साहब, और ये लोग बताते हैं कि बड़े ये लोग धार्मिक लोग हैं। मनोज तिवारी जी के 2-3 गीतों पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। कब देबू,
कहाँ देबू, जब देबू जहाँ देबू, लेवे ला बानी तैयार। ये गाना है। कब डाली, कहाँ डाली, डाले ला बानी तैयार। क्या कहना चाहते हो भाई तू? दूसरा गाना, केहू ना केहू से तो डलवैबू, हमरे से डलवाला ना, बहुत बढ़िया से डालब, ना छोड़ा बगाड़ी पिछाड़ी, ऐसन डालब कि चमके लागी चोली साड़ी। ये गाना मनोज तिवारी जी गाते हैं। ये भाजपा से सांसद हैं। कोई सवाल क्यों नहीं किया? फिलहाल भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी में गंदगी को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, तो नेहा सिंह राठौर का बोलना बहुत जरूरी है। एक परसेप्शन भी बन चुका है कि भोजपुरी के गाने ही वल्गर होते हैं। नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ। देखिए, जो भोजपुरी की खराब एक छवि है, हाँ, भोजपुरी को बर्बाद करने वाले ही भोजपुरी की छवि बने बैठे हुए हैं। भोजपुरी को गंदा करने वाले लोग ही भोजपुरी के जो है चेहरे बने बैठे हुए हैं। जैसे भोजपुरी माने मनोज तिवारी, भोजपुरी माने और फलनवा ढिमकनवा, बहुत सारे नाम हैं। तो ये खराब करने वाले ही भोजपुरी के छवि क्या बोलते हैं, भोजपुरी के फेस बने हुए, हाँ, चेहरा बने। हाँ, तो ये वो नहीं है। भोजपुरी भी ये नहीं है ना, ये लोग हैं। ये नायक नहीं है। दूसरी चीज, कई बार लोग मुझे ट्रोल करते हुए ये लिखते हैं कि तुमको मनोज तिवारी जी का ये जो अश्लील सॉन्ग है, कब देबू कहाँ देबू और कब डाली कहाँ डाली, ये तो दिख रहा है। अरे वो फिल्मों की बात है, वो गानों की बात है, चलता है। इस तुम्हारे हिसाब से तो अमरीश पुरी को और पता नहीं जो भी है उनको तो बहुत बलात्कार का सीन है उनका, उनको तो फांसी दे देना चाहिए। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो अमरीश पुरी हो या चाहे और भी जो गुंडे बदमाश का रोल करने वाले, विलेन का रोल करने वाले जो भी एक्टर हो, उनको हमेशा विलेन दिखाया गया है और लास्ट में उनका क्या हश्र हुआ है फिल्मों में ये भी दिखाया गया है। अमरीश पुरी कभी नायक के रूप में नहीं रहे हैं, बलात्कारी विलेन है, बलात्कार करने वाला गुंडा है, लेकिन भाषा के साथ बलात्कार करने वाला भोजपुरी का हीरो है। तो सवाल इसलिए है, ये लोग भोजपुरी के हीरो बने बैठे हुए ना भाई। आप भाषा के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं और भोजपुरी माने फलाना जी, ये तो नहीं होगा। अमरीश पुरी को कभी किसी डायरेक्टर ने हीरो नहीं दिखाया, हमेशा विलन दिखाया और हमेशा उनका हश्र बुरा ही हुआ है। नेहा, आप जिनके बारे में बोल रही हैं या जिनके खिलाफ अगर हम कहें खड़ी हुई हैं, आपने खुद बोला कि वो भोजपुरी का चेहरा बने हुए हैं। बहुत सपोर्टर्स हैं उनके, बहुत उनके चाहने वाले हैं जो उनके अश्लील गानों को भी सपोर्ट करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियां आई हों, लोगों ने तरह तरह की बातें कही हों, यहीं रहती हो, दिल्ली में देख लेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, आजकल धमकियां तो आदमी कमेंट में ही देता रहता है। तो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि तुम फलाना भैया के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। अच्छा, ये सब लोग ना अपना एक ग्रुप बना लिए हैं, 4 लुच्चों लफंगों का ग्रुप। अरे इन लोगों को मैं एक लुच्चा से ज्यादा तो कुछ समझती ही नहीं हूँ। ये जो भोजपुरी भाषा को गंदा करने वाले लोग हैं, भोजपुरी को माई माई बोल करके माई को सरे बाजार लहंगा और चोली खोलने वाले लोगों को मैं गंभीरता से लेती हूँ। बहुत हल्के लोग हैं। दूसरी चीज, कुछ और एक जरूरी चीज मैं बता रही थी, मैं भूल गई। इवेंट्स पाने वाले लोग, इनको ये पता है कि अगर मैं खुल के कुछ सरकार के खिलाफ या जो भैया लोग हैं ना भोजपुरी के, इनके खिलाफ मैंने अगर कुछ बोल दिया, अरे बहुत सारा टॉर्चर झेलती रहती हैं महिलाएं और झेलती रह जाती हैं, वो नहीं बोल रही हैं क्योंकि उनको भैया फलाने भैया के साथ स्टेज जो है वो शेयर करना है। नेहा सिंह राठौर को किसी फलाने भैया के साथ स्टेज शेयर नहीं करना है, नहीं करना है। मेरे YouTube चैनल पे 2 व्यूज आए, चलेगा। ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार के साथ मंच शेयर नहीं करना है। ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों के साथ मैं मंच शेयर करूंगी? तो वो लालच नहीं है मेरे अंदर। पैसा कमाने की जल्दी नहीं है, आज ही अमीर बन जाना। ठीक है, नून रोटी का खर्चा चल रहा है, इससे ज्यादा अभी मुझे नहीं चाहिए। जुगाड़ में मैं हूँ कि कैसे और बेहतर कर सकती हूँ मैं अपनी आर्थिक चीजों को। पर यार 2 पैसा कमाने के लिए मैं गंदा गाना थोड़ी गाने लग जाऊंगी, मैं लहंगा रिमोट से थोड़ी उठाने लग जाऊंगी। तो ये वही लोग हैं जिनको 2 पैसे का लालच है। नेहा सिंह राठौर को ये लालच नहीं है और आज तक कोई नहीं दे पाया है। जी। चुनावी पूरा माहौल चल रहा है और इस बीच आपके बारे में खबरें हैं कि एक तो आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार, और दूसरी बात यह है कि मनोज तिवारी के ही ऑपोजिट आपको खड़ा किया जाएगा। देखिए, अभी 2 घंटा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या ही बोलूं। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीडिया मुझे सच में बड़ा प्यार दिखा रही है भाई। मैं मेरे बारे में खबरें चल रही हैं और मीडिया के थ्रू ही मुझे भी पता चला। एबीपी का ही इंटरव्यू हुआ था वहाँ मुंबई में जब गई थी, तो किसी ने मुझसे पूछा था
कि आप चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की टिकट पर। मैंने कहा मैं विचार करूंगी। इसके बाद तो पूरा एकदम अलग अलग तरीके से आप लोग थंबनेल और कैप्शन लगा करके शेयर कर रहे हैं। देखिए, हाँ। सकारात्मक कारणों से चर्चा में बने रहना किसी नहीं अच्छा लगता है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में कोई पार्टी क्या सोच रही हाँ। है, पर अगर सोच रही है तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ। और कोई भी पार्टी अगर मुझे टिकट ऑफर करती है तो मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं जो है उससे दूरी बरत रही हूँ। मैं जरूर विचार करूंगी। दूसरी चीज, मेरे गीत के जो मुद्दे रहे हैं हमेशा से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मुद्दे होने हाँ। चाहिए, असल में वो अलग बात है कि अभी मुद्दा अलग है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, शिक्षा का, महंगाई का, तो वही मेरे गीत के मुद्दे रहे हैं। तो विचार किया जा सकता है। बाकी बस इतनी ही खबर है, मुझे अच्छा लग रहा है। मीडिया में खबरें चल रही हैं, लोग हाँ। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर हम छोड़ दें कि किस पॉलिटिकल पार्टी से आप लड़ रही हैं, कि अगर आपको टिकट मिल रहा है, कोई पार्टी दे रही है नहीं दे रही, उसके अलावा क्या इलेक्शन लड़ने का ऐसा मन है? क्योंकि एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा है कि 10 साल तक नहीं लड़ूंगी। यही बैठे हुआ था। दिया था। नहीं, देखिए, एकदम ठीक बात है। आदमी हर सुबह एक नई सोच के साथ जगता है, एक नई उम्मीद के साथ जगता है। तो कल मैंने क्या बोला था या कल मेरे क्या विचार थे, हाँ। हो सकता है कि कल को मुझे कुछ चीजें मुझे लगे कि इसमें बदलने की जरूरत है। हाँ। हो सकता है कि कल को मेरे विचार बहुत ही ट्रेडिशनल रहे हों, आज मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, तो मैं जरूर उसमें जो है सुधार करने की कोशिश करूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि क्या 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 बोला था मैंने कि 10 साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ, मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं। बोला था, यहीं पे बैठ करके बोला था कि अगले 10 साल तक मैं खुद को चुनाव में नहीं देख रही हूँ। और 2024 में अब सब आपको देख रहे हैं। भाई, मीडिया वालों ने खबर तो चला रखी है, अच्छा लग रहा है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैंने नहीं बोला था, एकदम बोला था। और तब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी चीजें भी चल जाएंगी। हाँ। दूसरी चीज, अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है भाई, ना तो मुझे टिकट मिला नहीं है ना। तो क्या पता ये इंटरव्यू खत्म होते होते मिल ही जाए। क्या पता खबर आ ही जाए। अब वो देखिए, वो तो बात की बाद में देखी जाएगी। हाँ। लेकिन ठीक है, हर दिन आदमी नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ जगता है, तो ठीक है। चलिए, एक रैपिड फायर सेशन करते हैं आपके साथ, ठीक है? कौन सा एक गाना है जो आप लूप पर अक्सर सुनती हैं? ओ कवन दिशा में लेके चला रे, क्या बात। बहुत सुंदर लगता है वो गीत। आखिरी फिल्म कौन सी थी जो आपने सिनेमा हॉल में देखी हो? आखिरी फिल्म 2-3 फिल्मों का नाम बताइए जो अभी रिलीज में, बड़ी फिल्में देखी है मैंने, अब भूल ही रही हूँ। पहली याद है, पहली कौन सी देखी थी? यार, पहली तो नहीं याद है। याद बहुत एक और बात, बहुत कम फिल्में मैंने देखी हैं सिनेमा हॉल में जाकर। फिल्में बहुत कम देखती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आखिरी फिल्म मुझे लगता है बहुत एक बेकार सी फिल्म थी। सॉरी यार। कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। एक खराब फिल्म। खाने में नेहा सिंह राठौर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल भात चोखा पसंद है यार। क्या बात है। फेवरेट एक्टर? एक और बात भाई साहब, किसी को फेवरेट बोलना और किसी का फैन होना, मैं ठीक ठीक कह ही नहीं सकती। आजकल तो बड़ा मेरा जो एक किसी के प्रति विश्वास है वो टूट जा रहा है। कई सारे लोगों ने मेरे भरोसे को तोड़े। तब लगता भाई, मैं तुमको अपना फेवरेट मान रही थी, तुम मेरे फेवरेट थे, तुम्हारी मैं फैन थी। फेवरेट अगर एक्टिंग की अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे मनोज बाजपेयी जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? अरे महाराज, पॉलिटिशियन भी फेवरेट होते हैं क्या किसी के? ये तो अपने ही घर वालों के फेवरेट नहीं होते होंगे। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, वो उनकी 2-3 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे अगर उनकी सरकार में कोई गलती हो गई, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेते थे। बिल्कुल, ये चीज गलत हुआ है, इसकी जिम्मेदारी है मेरी, एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर। वो मुझे अच्छे लीडर लगते। अच्छा, नेहा सिंह राठौर के ऊपर अगर कभी कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अरे महाराज, कहाँ, आप तो बहुत बड़ी चीज बोल रही हैं। ऐसा थोड़े ना, बहुत सारे लोग अभी स्क्रिप्ट लिख भी रहे होंगे। अरे 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 नहीं भाई, इतनी आत्ममुग्धता तो इस देश में केवल एक व्यक्ति को, इतनी आत्ममुग्धा भी मैं नहीं हुई हूँ कि मैं ये सोचूं कि मेरे बारे में कोई फिल्म बन रही होगी। फिर भी क्या हो, बैक इन द माइंड कभी कुछ, अरे मैं ही बनाऊंगी तो ये बनाऊंगी? गांव की एक जिद्दी लड़की। ऐसा कुछ। अच्छा, 3 ऐसी चीजें जिसके बिना नेहा सिंह राठौर नहीं रह सकती हैं। ए महाराज, पहले तो फोन है, इसके बिना कहाँ काम चलने वाला है। दूसरा मेरा चश्मा, हाँ, और तीसरा हिमांशु।
क्या बात है। अच्छा, ये बहुत रोमांटिक जवाब हो गया है ना, इसमें हम ऐसे दिल निकलते हुए लगा देंगे। अच्छा, नेहा सिंह राठौर के पास सबसे महंगी चीज क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अरे महाराज, कहाँ मतलब साधारण आदमी है। कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं आपके बारे में, वो मैं दूसरे सेगमेंट में पूछूंगी, मगर पहले आप इसका जवाब हाँ बताएं। जरूर। सबसे महंगी चीज, हाँ, जैसे गाड़ी, घोड़ा, बंगला, फोन। जो भी चीजें हैं ना, बहुत एवरेज टाइप की चीजें, बहुत महंगी जैसा कुछ नहीं, बहुत महंगी खरीदने की अभी वो नहीं है महाराज। अच्छा, हाँ। ठीक। नेहा सिंह राठौर किस चीज की शौकीन है? किस चीज की शौकीन है? गीत लिखने और गाने की, और सरकार से सवाल करने की शौकीन हूँ मैं। अपने बारे में सबसे स्ट्रेंजेस्ट रूमर आपने क्या सुना है? वो ऐसा है कि मैं बता भी नहीं सकती, नहीं तो वो प्रमोट हो जाएगा, उसी चीज को प्रमोट करने जैसी बात होगी। बहुत बेकार सा है, एक है, और मैं उसको बताना नहीं चाहूंगी। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं उस चीज को प्रमोट ही कर रही हूँ। अरे बाबा रे। अच्छा, एक चीज है कि आप लोक गायिका हैं, लोकगीत गाती हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती हैं। इसको अगर दूसरे लेंस से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। वो गाने लिखती हैं, कंपोज करती हैं, गाती हैं, यूट्यूब पर डालती हैं, नंबर आते हैं, पैसे कमाती हैं। तो आप अपने आप को एज अ सोशल मीडिया क्रिएटर देखती हैं सबसे पहले? तो देखिए, सबसे पहले की अगर रही बात, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक लोक गायिका के तौर पे देखती हूँ। हाँ। जिस लोक गायिका को अपनी बात रखने के लिए कोई मंच या कोई मीडिया चाहिए, जैसे आपको अपनी बात रखनी है तो आपके पास 3-3 कैमरे हैं, माइक है, तो एक लोक गायिका को भी अपनी बात रखने के लिए, अपना गीत वगैरह जो चीजें हैं, एक मंच चाहिए। सरकार तो मुझे मंच देती नहीं है, इवेंट्स भी मेरे कैंसिल कराती रहती है, सांस्कृतिक मंचों पर मुझे नहीं बुलाती है। तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और फेसबुक जैसी चीजें हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और गांव देहात के लोगों के लिए, जहाँ पे रोजगार के साधन बिल्कुल ही आदमी को समझ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी चीज है। और हाँ, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कंटेंट तो मैं खुद ही बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो क्रिएट तो मैं कर रही हूँ। तो हाँ, दूसरी बार मतलब दूसरा वो है कि मैं नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 पे। हाँ। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन से पैसा कितना बन पाता है? देखिए, आप तो खुद ही समझती होंगी, आप लोग भी जुड़े हुए लोग हैं। वो तो मुझे लगता है व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोई वीडियो आपका बड़ा वायरल चला गया तो उसका ग्राफ, रेवेन्यू का ग्राफ एकदम हाई हो गया। वो व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कितने व्यूज मिले आपको, कितना पब्लिक का एंगेजमेंट रहा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग एडसेंस पैसे। अच्छा, कभी ऐसा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोग गाने लिखते हैं तो ये लिखते हैं यार ये बहुत फेमस हो जाएगा, अगर हम भोजपुरी की बात करें तो लहंगा चोली डाल दो, ये सारी चीजें डाल दो। तो जब आप कभी कुछ लिखती हैं, भले ही उनके ऊपर कटाक्ष करने के लिए, तो कभी दिमाग में रहता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा तो वायरल हो सकता है? मैं उसी चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मैं हमेशा गीत लिखते वक्त ध्यान रखती हूँ कि कहाँ पे एक बेरोजगारी की बात लिख देनी है, कहाँ पे महंगाई की बात। जैसे वो लोग चोली लहंगा सोचते हैं, वैसे मैं हर गीत में, ये जानते हुए भी कि इस गीत में मेरे व्यूज नहीं जाएंगे, इस गीत से लोगों का मनोरंजन नहीं होगा, और मेरे गीत लोगों का मनोरंजन करने का गीत नहीं, वो जरूरी गीत है। मेरे सारे गीत मनोरंजन वाले गीत नहीं, जरूरी गीत है। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे वो लोग हर गीत में चोली लहंगा ढोड़ी पेटीकोट ब्लाउज ढूंढते हैं, मैं हर गीत में महंगाई और बेरोजगारी 2 शब्द डाल देती हूँ। कभी ऐसा कुछ हुआ है, आप कहीं गई हो, किसी ने आपको पकड़ा हो, मिले हो, और उसके बाद कहा हो कि मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट कोई तो ये आवाज उठा रहा है? बहुत बार हुआ है। एक बार तो लखनऊ में एक महिला मिली थी, वो बुजुर्ग महिला थी, वो कांप रही थी। मुझे लगा कि यार लोग मुझे इतना भी प्रेम करते हैं, सच में निहारिका जी, मुझे यकीन नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब दसियों बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझसे मिले हैं और वो सच में मुझे अपना बेटी मानते हैं भाई। वो कहते हैं कि जब तुम साड़ी पे वो पल्लू वल्लू करके या बिंदी बिंदी लगा के तुम गाती हो ना, तो बहुत अपनी लगती हो। और तुम जो गीत गाती हो ना, अपने जमाने में हम भी मड़वा में बैठ के गीत गाते थे। बहुत प्रेम करते हैं लोग मुझे, सच में। पॉलिटिकल सटायर हमने देखा है कि इतना है नहीं सोशल मीडिया पर। आपके समय पर जब आपने शुरू किया तो बहुत ही कम लोग हैं, और बहुत सारे लोग तो ये हिम्मत ही नहीं रखते हैं कि वो ये सब अगर सोचते भी हैं तो या तो उसे लिख पाएं या तो उसे कह पाएं। तो जब आपने सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल सटायर स्टार्ट किया तो बैकलैश कैसा रहा और उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, मुझे याद है पहला गीत जो, अगर पॉलिटिकल सटायर की बात रही, तो मैंने बेरोजगारी का लिखा था। भाई साहब, मुझे इतनी गालियां पड़ी कि दिमाग हरियर कर दिया मेरा भाई। मुझे लगा कि ये क्या। मुझे लगता है कि मैं रात को मैंने अपलोड किया, सुबह 27 के कमेंट्स थे। 27,000। मुझे लगा कि वाह, कितना सारा कमेंट आया हो, चलो कमेंट पढ़ती हूँ।
इतनी भद्दी भद्दी गालियां, पूरा एकदम से ट्रोल आर्मी जो है वो एक्टिव हो गई। हाँ। पर मुझे ये भी समझ में, अच्छा पहले मैं थोड़ी सी ना क्या बोलेंगे, रोने लग जाती थी। मुझे लगता था कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात कर रही हूँ, तो लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं। तो भाई बहुत गाली, अभी भी गाली देते हैं गाली देने वाले। तब की नेहा और अब की नेहा में अंतर ये है कि मैं अब इन गालियों का लोड नहीं लेती हूँ, कंटिन्यू अपना काम करते जा रही हूँ। तब मुझे बड़ा दुख होता था, महाराज की बताओ सही काम पे गाली क्यों पड़ रही है। मुझे पता ही नहीं था सोशल मीडिया का मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है। यहाँ अलग लोग रहते हैं और जो 24 घंटा जगह रहते हैं। हाँ। और रात में 2 बजे भी अपलोड करो तो 4 गाली देने वाले हैं वहाँ पे। तो वो था। अच्छा नेहा, क्योंकि आपने बताया जैसे 27,000 कमेंट्स हैं, ऐसे ही बहुत आपके और वीडियोस हैं जिसमें हजारों कमेंट्स हैं। कमेंट में लिखने वाला ये नहीं सोचता है कि सामने पढ़ने वाले को क्या लगेगा। हाँ। दूसरी चीज, कमेंट सिर्फ आप नहीं पढ़ेंगे, घर वाले पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, नाते रिश्तेदार सब लोग पढ़ते हैं। तो कभी ऐसा घर वालों की तरफ से रहा कि क्यों कर रही हो यार, अपनी जिंदगी आराम से जियो, क्यों इस चीज के पीछे पड़ी हुई हो? खूब हुआ है। मेरे मम्मी पापा तो मैं कह ही रही हूँ ना, मेरे रिश्तेदार फोन करके कहते थे नेहवा का करत बिया हो, सोशल मीडिया पे लोगों करा के गाली देता, कहा था कि उकुल काम मत करे। तो मेरे पिताजी एकदम छड़ी लेकर के, क्या कर रही हो तुम, 4 लोग 4 तरह की बातें कर रहे हैं, तुमको हाँ। बहुत बड़ी क्रांति करने की है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बड़ी विद्रोही लड़की हूँ, कभी सुना ही नहीं। मम्मी पापा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रो धो करके मैं वीडियो घर के अंदर वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे सच में लोड नहीं रहता था। अच्छा, ये जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई एक रेबेलियन के तौर पर कि जो भी कुछ भी बोल रहा है वो नहीं करूंगी, गलत तो नहीं सहूंगी, उसके बाद एक ग्राफ में शिफ्ट आता है और आपका नेक्स्ट स्टॉप बनता है नेटफ्लिक्स। हाँ। आपने नेटफ्लिक्स के साथ काम किया, वो चीज की जो अच्छे अच्छे सिंगर्स भी नहीं कर पा रहे, उनको भी वो स्पेस नहीं मिल रहा है। कैसा रहा आपका नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। और नीरज पांडे सर की टीम ने मुझे कोऑर्डिनेट किया था और उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा एक गीत हमने देखा था, वो बहुत रॉ वीडियो था कि धत तेरी की समधी मऊगा हाँ। नौवा हंसैले रे, जो मंडप में गारी जो एक भोजपुरी की विधा है वो गाया जाता है। तो सर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि डाल्टनगंज में हम शूटिंग कर रहे हैं, तुम आ जाओ, तुमको गाना है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं गांव की लड़की हूँ, मेरे लिए अगर बॉलीवुड से आता है ऐसा कुछ कि, अब मैंने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा कि मुझे क्या करना है। बॉलीवुड की चकाचौंध के नाम पे नेहा सिंह राठौर कुछ भी नहीं कर सकती है। हमेशा से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ। तो उस गीत के लिए बुलाया मुझे, मैं गई, बहुत अच्छा लगा यार। तो उसमें था चंदनवा के सोटा मारो नौआ हंसैले रे, है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत गाना था, मुझे उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा लगा था, नीले रंग की साड़ी में आप बैठी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो कह भी रही थी नीरज सर से कि एकदम मैं आंटी जी लग रही, इतना उम्र मेरा बहुत ज्यादा लग रहा था। उसके बाद में मैंने देखा तो। अच्छा, कुछ आपके बारे में क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नेहा सिंह राठौर पैसे कहाँ से कमाती हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओके ठीक है, वो एडसेंस से कमाती हूँ मैं, यूट्यूब से पैसे कमाती है। नेहा सिंह राठौर की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? भाई बहुत क्रांतिकारी तरीके से प्रेम विवाह हुआ है, सब लोग जान लो। और मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं, अलग बात है कि मेरे गांव वाले भी 4 बात बोलेंगे और फिर जा करके मम्मी को पहुंचाएंगे। मेरी मम्मी कहती थी ना जा करके ना लव मैरिज ना हो। कैसे हुई थी शादी, हमें बताइए, पूरा किस्सा जानना है हमें। बहुत कह तो रही, बहुत क्रांतिकारी तरीके से। घर वाले नहीं चाहते थे, मैंने कहा बियाह तो इसी लड़के से करेंगे। ये टंकी के पीछे इसी की मार पड़ी थी? बस उसी लड़के के लिए मार पड़ी थी जो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। क्या हुआ था, क्या था पूरा किस्सा कहानी, कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ से बात शुरू हुई? मुलाकात प्रगति मैदान में। अच्छा, प्रगति मैदान को लेकर के मुझे ये लगता है कि कोई भी वहाँ किताब खरीदने नहीं जाता, सब कोई कौन है क्या है। मैं तो देखो वो भी पढ़ने नहीं गया था, हिमांशु। हम दोनों ना किताब उल्टा करके देख रहे थे, फिर हम दोनों की नजर पड़ी कि भाई तू भी पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ तो तू भी नहीं रहा, किताब उल्टी करके कौन सी पढ़ाई कर रहा है तू। हम दोनों की बातचीत वहाँ से शुरू हुई, फिर हम बात करने लगे, फिर मम्मी ने देख लिया, मोबाइल भैया ने तोड़ दिया, फिर हम बड़ी रोए, हमको फिर बड़ी मार पड़ी। हाँ। इसके बाद मेरा एक गीत वायरल हो गया, फिर मैंने कहा मोबाइल रखना बहुत जरूरी हो गया है, अब मैं इसी से सारी चीजें करूंगी। इसके बाद चोरी छुपे बतियाते रहते थे, मार खाते रहते थे। एक दिन हुआ कि मैंने कहा कि ब्याह करेंगे हम, सब बड़ा हुआ, नहीं हो गया एक दिन ब्याह। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि नेहा सिंह राठौर किससे डरती हैं? किससे डरती हैं? कानून और संविधान से डरती हूँ, और तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से डरती हूँ। क्यों डरना यार,
गलत कर नहीं रही हूँ तो मैं डरूंगी क्यों। हाँ, लेकिन इस हाँ। देश के कानून से और संविधान से मुझे लगता है कि मैं सेंसिटिव हूँ। हाँ। अच्छा, होली आने वाली है, हाँ। आप कोई गाना सुनाना चाहेंगी होली पर? देखिए, मैं आपको तो कई सारा गाना सुनाना चाहती थी, लेकिन इस खराब गले के साथ पता है आपको, मेरे 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 को जो ट्रोल करने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, इसको गाने आता है, देखो देखो मैं सुनाता हूँ, या मैं जो भी हाँ, एडिट करेंगे और ये जो गले से मैं गाऊंगी उसी गंदे आवाज को सुनाएंगे। अब आपको इस बात से कब से फर्क पड़ने लगा है? मुझे ये जानना है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं 4 गाना आपको सुनाती, पिछली बार मैं आई थी कई सारे मैंने गाने सुनाए थे, और बतौर लोग गायिका ही मेरी पहचान है, हमारा तो गाना गाने से मैं भागती नहीं हूँ। हाँ। सच में इतना खराब गला हो गया है ना कि मैं बोल रही हूँ तो हल्का हल्का से दर्द सा महसूस हो रहा है। अगली बार निहारिका जी मैं आपको 4-6 गाने सुना के जाऊँ, पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। शानदार। तो एक हैप्पी होली तो बोल सकती हैं हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और होली में आप लोग खूब रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, गुजिया उजिया बनाइए, मुझे भी इनवाइट कीजिए महाराज। और वो जो गाने अक्सर बजा देते हैं हाँ हाँ हाँ, होली के वक्त पे सारे अल्हड़ गाने बजते हैं। नहीं तो देखिए मैं एक चीज बता हाँ। दे रही हूँ कि फुहड़ता और अश्लीलता से दूर और भी कई सारे अच्छे गाने हैं जिसपे आप डांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नाचने के लिए आपको भोजपुरी 5 गाने जो प्लेलिस्ट पे होने चाहिए होली की। होली के, अरे महाराज, गाना मत गाइए, नाम बता दीजिए, 2 लाइनें बता दीजिए सबकी। होली खेले रघुवीरा अवधुमा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 होली रंग बरसे भीगे चुनर वाली, और नंबर 3 वो नदिया के पार फिल्म का गाना है, जोगी जी धीरे धीरे, वो वाला। ठीक है। चौथा कोई सारा रा 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 टाइप का, पता नहीं महाराज। 3 हो गया, 3 गानों पे नाच लीजिएगा आप लोग मेरे कहने लूप पे लगा के। बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने खुलकर बात की, थोड़ा गाना वाना भी गाती तो और मजे आते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे जैसे इनका गला ठीक हो कुछ इनसे वीडियोस मंगा के यहीं पैच लगा देंगे। पक्का 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 पक्का। बट ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर। आपने इनके गाने सुने हैं, इनकी बेबाक बातें सुनी हैं, ये इंटरव्यू भी देखिए, इसे भी प्यार दीजिए, और जाने से पहले आप अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।